नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि मैं सोशल स्टडी का वीडियो क्यों नहीं ला रहा हूं क्लास 10 के लिए, बिहार बोर्ड के लिए। इसके पीछे के बहुत सारे वजह है। मैं आपको चाहता हूं कि उसे मैं खुलकर बोल दूं। मेरे बहुत सारे साथी लोगों के पास स्टूडियो सेटअप था, उन्होंने मुझे उम्मीद दिलाया था कि मैं आपके साथ काम करूँगा, लेकिन मैं बहुत दिनों तक वेट किया, लेकिन मुझे किसी का साथ नहीं मिला। तो मैंने फाइनल तौर पे सोचा कि मैं वाइट वीडियो से ही वीडियो बनाना शुरू करूँगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहेगा तो मैं बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड भी ले लूँगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिस्ट्री का चैप्टर 4, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए एकदम बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे ना इसमें कि भारत में राष्ट्रवाद का शुरुआत कैसे होता है, और भारत में अंग्रेज लोग क्यों आए, किस वजह से आए, और उन लोगों ने किस तरह से भारत पे शासन किया। इसके हम लोग कई पार्ट में वीडियो बना करके पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहले हम लोग समझते हैं राष्ट्रवाद यहाँ पे क्या है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश से प्रेम करना, अपने देश से प्रेम करना, अपने देश से प्रेम करना। ठीक है, यानी राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, अपने देश के प्रेम करना। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था यूरोप में राष्ट्रवाद, वैसे ही यहाँ पे राष्ट्रवाद शब्द का मतलब होता है देश से प्रेम करना। इस चैप्टर की कहानी क्या है मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, एकदम क्रम से बताऊंगा, एकदम शानदार तरीके से, बेसिक से हम लोग समझते हैं। चलिए, तो बात कुछ ऐसा है, देखिए अंग्रेजों का जो आगमन होता है ना भारत में, अंग्रेजों का आगमन वो होता है, आप सभी को पता होगा, 31 दिसंबर, ठीक है, 1600 ईस्वी को होता है भारत में अंग्रेजों का आगमन। और अंग्रेजों से भी पहले भारत में पुर्तगाली लोग आ चुके थे। और आप सभी को ये पता हुआ, कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे पहले कौन यूरोपीय व्यापारी आए थे, तो पुर्तगाली। दूसरे तौर पे कौन आए थे, तो अंग्रेज आए थे। तो अंग्रेज लोग कब आए थे, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत आए थे। अंग्रेजों ने, देखिए भारत में सबसे पहले वो सूरत आए थे। ठीक है, सूरत में वो जहांगीर से आज्ञा लिए थे कि हम व्यापार करना चाहते, तो आज्ञा दिया था जहांगीर ने, लेकिन वो अस्थायी नहीं बनाया था अपना कंपनी उन्होंने। ठीक है, बाद में उनको 1615 में जहांगीर ने ही आदेश दिया था, और कह सकते हैं सूरत में भी उन्होंने अपना पहला कोठी स्थापना किया था, और भी अलग अलग स्थानों पर उन्होंने अपना कोठी स्थापना किया था। अंग्रेज लोग आए थे भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन अंग्रेजों ने भारत के लोगों को कह सकते मूर्ख समझ करके भारत के लोगों को फूट डालो और राज करो का नीति अपनाया, यानी डिवाइड एंड रूल का नीति अपनाया। ठीक है, तो आपने ये जान लिया कि अंग्रेज लोग भारत क्या करने आए थे, तो व्यापार करने के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे अंग्रेज लोग भारत। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया, भारत पे अपना हुकूमत जमा लिया, यानी कह सकते हैं भारत उन लोगों ने अपना शासन जमा लिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आपको एकदम अच्छे तरीके से, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। ये वीडियो लंबा होगा लेकिन बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, एकदम बेहतर इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको। तो उसके बाद क्या होगा ना, अंग्रेज लोग सबसे पहली बार 1757 में, ठीक है, भारत का आप देख सकते हो जो एक राज्य था, आप सभी को मैं बता देता हूँ, बंगाल। जो ये बंगाल आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये पूरा बड़ा बंगाल था, ये बहुत बड़ा बंगाल था। इसमें आधा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान बना, जो कि आगे चल के बांग्लादेश बना 1971 में, और पश्चिमी भाग वाले को हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी को पता होगा, पश्चिम बंगाल कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हीं इलाकों पे अंग्रेजों ने सबसे पहली बार 1757 में एक युद्ध लड़ा, जिस युद्ध का नाम था प्लासी का युद्ध। क्या युद्ध का नाम था, तो प्लासी का युद्ध नाम रखा गया इस युद्ध को। अंग्रेजों ने सबसे पहले इस युद्ध को जीता था सिराजुद्दौला को पराजित करके, और धीरे धीरे अंग्रेजों ने बक्सर का युद्ध लड़ा था 1765 में। 65 में बक्सर का युद्ध लड़ा अंग्रेजों ने, और बिहार, ये बंगाल वाले इलाकों पे क्या कर लिया अंग्रेजों ने, कब्जा कर लिया। और इस प्रकार अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत के हर एक इलाकों पे हड़प नीति के द्वारा, हड़प नीति क्या होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अंग्रेजों ने क्या किया था ना, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। 1848 में एक नीति लाया था कि जिस राजा या महाराजा का बेटा नहीं है तो उसका उत्तराधिकारी कोई बन नहीं पाएगा। तो अंग्रेजों ने ये चाल चला कि जिस राजा के पास या रानी के पास अपना बेटा नहीं है, उन लोगों के राज्यों को हम हड़प लेंगे, इसलिए इसे हड़प नीति लाया गया, कहा गया। और इसे लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। कौन लाया था लॉर्ड हड़प नीति, तो हड़प नीति कौन लाया था, तो लॉर्ड डलहौजी लाया था। लॉर्ड हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी लाया था। ठीक है, डलहौजी। और इसके बाद मैं नियम बताना चाहूँगा, सहायक संधि। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कब लाया था, 1848 में लाया था, और इससे पहले एक सहायक संधि आया था। सहायक संधि क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अंग्रेज लोग ने ये कहा था ना, 1700 ये आया था आपका 1798 में आया था। ये अंग्रेजों ने कहा था कि जिन राज्यों के पास सेना नहीं है वो हमसे ले लो सेना, और हमसे दोस्ती कर लो, हमसे हेल्प ले लो, सहायता ले लो। और इस सहायक संधि के तहत अंग्रेजों ने बहुत सारे राज्यों को भी लूटा। ठीक है, चलिए इसके बाद मैंने आपको प्लासी का युद्ध समझा दिया। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत खतरनाक युद्ध, जिस युद्ध का नाम था आप सभी लोग जानते होंगे, 1857 का युद्ध। ठीक है, जैसे भारत का पहला आज़ादी का लड़ाई भी कहा जाता है,
या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला लड़ाई भी इसे कहा जाता है, या इसे ही सैनिक युद्ध भी कहा जाता है, सैनिक विद्रोह। मामला कुछ ऐसा है, देखिए अंग्रेज लोग जो भारत में कब्जे किए थे बंगाल वाले इलाकों पे, उन समय उन्होंने क्या किया था कि पहले राइफल यूज करते थे वो लोग, बंदूक, ठीक है, जिसमें जो गोली भरा जाता था वो कारतूस का प्रयोग होता था। कारतूस क्या होता था, जैसे आज हम लोग चॉकलेट खाते तो वो पॉलीथीन में पैक होता है, वैसे कारतूस जो होता था, बारूद जो होता था, गाय और सूअर के चमड़े से बनता था, जिसे लोग दांत से फाड़ते थे। हिंदुओं के लिए गाय मतलब एक बहुत नफरत वाला चीज़ है, और सूअर जो है मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा एक नफरत का चीज़ है। इसी वजह से आपका सैनिक विद्रोह हुआ था 1857 में। और इस विद्रोह के सबसे बड़े जो नेता बिहार से माने जाते बाबू वीर कुंवर सिंह थे, पटना से पीर अली थे, और भारत से कह सकते उसे मुगल सम्राट जो थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय, उन्होंने ये आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, इस आंदोलन को कह सकते इस सैनिक विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया था, और इसी में आपने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये आंदोलन को अंग्रेजों ने दबा दिया, और इस आंदोलन को दबाने के बाद अंग्रेजों ने अपने और बहुत सारे चाल चल दिए, जिससे मैं आपको बताना जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या किया मैं आपको और भी बता देता हूँ। देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारा अंग्रेज लोगों ने नियम लाया। 1878 में अंग्रेजों ने ना एक नियम लाया, जिस नियम का नाम था आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट का मतलब होता है ना शस्त्र अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, अधिनियम। इसको लाया था लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड लिटन ने, लिटन लाया था, लॉर्ड लिटन। ठीक है, इसने कहा था ना कि भारत के लोगों के पास जिनके पास भी लाइसेंस नहीं है, अगर उनके पास हथियार है तो उनको बिना पूछे उनको जेल में डाल दिया जाएगा। कारण क्या था कि जिन लोगों के पास बंदूक था भारतीय लोगों के पास, वो लोग क्या करेंगे, आंदोलन या विद्रोह कर सकते हैं, जिससे भारत में जो अंग्रेजों का शासन है उसको डर हो जाएगा, उसके लिए खतरा हो जाएगा। तो डायरेक्ट लॉर्ड लिटन ने यह आदेश दिया कि 1878 में कि जो भारतीयों के पास हथियार है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उन्हें तुरंत जेल में डाल दिया जाए। और इस अधिनियम को क्या कहा गया, शस्त्र अधिनियम। इसी तरह अंग्रेजों ने एक और नियम लाया 1878 में ही, 1878 में ही इस अधिनियम को कहा गया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, प्रेस एक्ट। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 1878 में लॉर्ड लिटन ने ही एक नियम लाया। इस नियम के तहत ये था ना कि भारतीय मीडिया, ठीक है, जो हिंदी में पुस्तक अखबार छापते हैं या अवधी भाषा में या बंगाली भाषा में, वो बिल्कुल इस भाषाओं में अपने अखबार नहीं छापेंगे। वो किस भाषा में छापेंगे, अगर छापना है तो उनको इंग्लिश में छापना होगा। कारण क्या था, क्योंकि वो लोग कह सकते हैं भारत के लोगों के प्रति राष्ट्रवाद बढ़ा रहे थे, आज़ादी के लिए राष्ट्रवाद बढ़ा रहे थे। ठीक है, मतलब अच्छे अच्छे चीज़ लिख रहे हैं कि देखो हमारे देश को अंग्रेज लोग कैसे लूट रहे हैं, वो सारी चीज़ों को वो लोग लिख रहे थे भारतीय लोग। ठीक है, तो अंग्रेजों लोगों ने इस पर एक नियम लगा दिया कि अगर आपको समाचार पत्र लिखना है तो आपको किस भाषा में लिखना पड़ेगा, तो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, दूसरे भाषा में नहीं चलेगा। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगा, जो सब चैप्टर 8 हम लोग पढ़ेंगे प्रेसवाद और संस्कृति, जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा किया गया। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन ने ही आर्म्स एक्ट यानी शस्त्र अधिनियम लाया था, और 1878 में ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कौन लाया था, तो ये कौन लाया था, लॉर्ड लिटन ही लाया था। ठीक है, इसके बाद मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करूंगा। 1883 के समय में इल्बर्ट बिल। देखिए इल्बर्ट बिल क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इल्बर्ट बिल जो थे, एक न्यायाधीश का नाम था सीपी इल्बर्ट। इन्होंने क्या किया था ना, एक बहुत अच्छा नियम लाया था कि जो भारत में व्यक्ति अगर कोर्ट में ना जज बन चुके हैं तो वो भी यूरोप के लोगों पे मुकदमा चला सकते थे। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए अगर अंग्रेज लोग हमारे भारत में आए, भारत के लोगों को गुलाम बनाया, तो वो लोग क्या चाहते थे ना कि जैसे जो जज बनेगा वो भारत के लोग नहीं बन सकते हैं। ठीक है, और अंग्रेज भी बनेंगे, लेकिन जो अंग्रेजों पे भी सुनवाई होगा ना, जैसे जो अंग्रेज अपराधी रहेंगे जो कानून का उल्लंघन करते हैं, तो सुनवाई उस पर कौन कर सकता है, भारत के लोग भी कर सकते हैं। उस पर भारत के जज उस पर सुनवाई कर सकता है, उस पर मुकदमा कर सकता है, यानी समान ना कानून लाने का प्रयास किया। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसका नाम है कांग्रेस पार्टी। 1885 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी। ठीक है, और इसी पार्टी को आज आप देख सकते हैं राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं, या पंडित जवाहरलाल नेहरू का आपने नाम सुना होगा, या जितने भी आप बड़े नेताओं का जैसे लाल बहादुर शास्त्री, ये सारे नेता लोग इसी पार्टी से संबंधित। क्या नाम था इस पार्टी का नाम, भारतीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, इस पार्टी का नाम है। ठीक है, इसी पार्टी का नाम है आपका राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। और ये पूछता है कई बार इस पार्टी का स्थापना कब हुआ, तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इस पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था, तो एक महाविद्यालय कॉलेज था जिसका नाम था गोकुल,
गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय, ठीक है। ये जो था मुंबई में था, आपका मुंबई में उस समय का, वहाँ पे इसका स्थापना किया गया। और इसमें ये उद्देश्य रखा गया ना कि भारत के लोगों के लिए एक पार्टी बना जा चुकी है जो कि अंग्रेजों से मांग रखेगी, भारत के आज़ादी के लिए, भारत के लोगों के अधिकार के लिए ये पार्टी मांग करेगी। और इस पार्टी के जो पहले अध्यक्ष थे ना वो WC बनर्जी थे। WC बनर्जी कोई वोमेश चंद्र बनर्जी का आता है, वोमेश चंद्र बनर्जी, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वोमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। और एक बात बता देता हूँ, ये पहले पुरुष थे जो कि इस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। पहले महिला में जो थी एनी बेसेंट थी, जो कि आयरलैंड की रहने वाली थी। चलिए इसके बाद मैं बताया था इसका जो पहला बैठक हुआ था वो कहाँ हुआ था, गोकुल दास तेज प्रताप में हुआ था। और इस पार्टी के जो संस्थापक थे ना, एयो ह्यूम को कहा जाता है, एयो ह्यूम को, ठीक है। और एयो ह्यूम का जो पूरा नाम बताया जाता है अलेक्जेंड्रियल ओट्रियल, कुछ ऐसा नाम बताया जाता है। मेरा मानना है कि आप इसको शॉर्ट में ही याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछता है कि कांग्रेस पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो एयो ह्यूम थे। और इस पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वोमेश चंद्र बनर्जी थे। और ये पूछे कब स्थापना हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ इसका पहला बैठक हुआ था, तो गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में। इसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। कितने लोगों ने भाग लिया था, तो 72 लोगों ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ 1905 की घटना, 1905 बंगाल विभाजन की घटना, ठीक है। बंगाल विभाजन, देखिए यहाँ पे हमारा बंगाल है, ठीक है। आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारा पहले यहाँ बंगाल था, इसी बंगाल में हमारा पहले बिहार भी आता था, झारखंड भी आता था, उड़ीसा भी आता था, और उस समय का हम लोग कह सकते हैं जो बांग्लादेश वो भी आता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए लॉर्ड कर्जन एक व्यक्ति आते हैं, ये अंग्रेजों के ये क्या थे, अंग्रेजों के एक वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। इन्होंने क्या किया, एक बहुत भारत के लोगों को फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने को कहा कि देखिए हम क्या करते हैं ना कि डिवाइड एंड रूल अपनाते हैं और भारत के लोगों को अलग कर देते हैं, क्योंकि भारतीय लोग जब एकजुट हो जाएंगे तो भारत को आज़ादी तुरंत मिल जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, भारत के लोगों को बांटने का प्रयास किया। इसलिए उन्होंने धर्म का सहारा लिया, इसे सांप्रदायिकता का आधार कहा गया। यानी धर्म के लिए क्या लिया, सांप्रदायिकता का आधार लिया, यानी सांप्रदायिक मतलब धर्म के नाम पे लोगों को बांटो। उन्होंने क्या किया ना कि पश्चिम वाले इलाकों को, जैसे ये पश्चिमी बंगाल है, या कह सकते हैं पश्चिम बंगाल अभी जो है, इधर वाले इलाकों को हिंदू संख्या ज़्यादा थी, हिंदू संख्या। और जो पूर्वी इलाका था ना, पूर्वी बंगाल, इधर की तरफ मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी, और इधर आसाम भी आता था। तो इस प्रकार उन्होंने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। इसी को बंगाल विभाजन कहा जाता है। जब बंगाल विभाजन हुआ ना आपका, बंगाल विभाजन जब बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में। कौन किया, लॉर्ड कर्जन ने। किस वजह से किया, तो धर्म के आधार पे लोगों को बांटने के लिए। कारण क्या था बांटने का, कि अगर भारतीय एकजुट हो जाएंगे तो उन्हें आज़ादी के लिए बार बार वो प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन लगाएंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा प्रयास किया। अब क्या होता है ना कि जब लॉर्ड कर्जन ने क्या कर दिया, 16 अक्टूबर के दिन जब इसे पारित कर दिया ना 1905 में, तो भारत के लोग स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिए थे। उससे पहले ही कर दिए थे स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का मतलब होता है ना कि स्वयं के देशों का चीज़ों को हम लोग उपयोग करेंगे, ज़्यादातर भारत के चीज़ों का हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, अंग्रेजी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे। जैसे अंग्रेजों का जो कपड़ा आ रहा है, उनके जो भी खाने पीने की चीज़ें आ रही है भारत के बाजार में बेचे जा रहे हैं, उनका हम प्रयोग नहीं करेंगे, केवल हम भारत की चीज़ों का प्रयोग करेंगे। इसलिए स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, ठीक है। इसमें हमारे बहुत सारे लोगों का नाम आता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, और भी बहुत सारे लोगों का नाम इसमें आता है। हमारे राजेंद्र प्रसाद भी इसी में थे। इसी को बंग भंग आंदोलन भी कहा गया था, कि बंगाल के जो बंटवारा है उसको भंग किया जाए, उसको एकजुट रहने दिया जाए, ये प्रयास किया गया था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये बहुत जल्द समाप्त भी हो जाएगा। देखिए 1911 में क्या होता है ना, दिल्ली में दरबार लगाया जाता है। दिल्ली में क्या होता है ना कि जैसे आपने इंडिया गेट का नाम सुना होगा, जो कि मुंबई में, वहाँ पे क्या होता है ना कि अंग्रेजों के राजा आते हैं जिनका नाम था जॉर्ज पचम। उन्होंने क्या किया ना, जॉर्ज पचम ने दिल्ली में दरबार लगाया। दिल्ली में क्या लगाया, दरबार लगाया। अब तक भारत की राजधानी जो थी कोलकाता थी, ठीक है। भारत का औपनिवेशिक राजधानी या गुलाम वाला जो राजधानी था वो कलकत्ता था। लेकिन जब दिल्ली में दरबार लगा तो इन्होंने घोषणा कर दिया कि भारत की राजधानी दिल्ली होगी। और दिल्ली में ये घोषणा कर दिया गया, सुन लीजिएगा ध्यान से, कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। और इस समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था वायसराय, तो लॉर्ड हार्डिंग था। यहाँ पे देखिए कई बार पूछता है हार्डिंग, और यहाँ पे कौन था, कर्जन। लेकिन यहाँ का अंग्रेजों का जो राजा कौन था, जॉर्ज पचम। इन्होंने भारत की राजधानी क्या घोषित कर दी, नई दिल्ली,
चलिए, इसके बाद हम आते हैं भारत के लिए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लाला हरदयाल। क्या नाम था, यहाँ पे मिल देता हूँ उसको। 1913 में लाला हरदयाल ने, ठीक है, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का स्थापना किया। कहाँ किया गदर पार्टी का स्थापना? तो अमेरिका में किया। इसका उद्देश्य क्या था कि भारत में जो दिन प्रतिदिन अंग्रेजों का जो सामंजस्य बढ़ते जा रहा है, शक्ति बढ़ती जा रही है, उसको कम किया जाए और भारत के लोगों को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने का प्रयास किया गया। कहाँ से ये गठन किया था? तो यूएसए से किया। और आप सभी को पता होगा इसके बाद हमारा शुरू हो जाता है प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से लेकर के 1918 तक चलेगा। इस विश्व युद्ध में भारत भी भाग लिया था। मालूम है कैसे? भारत ने अपने मन से भाग नहीं लिया था। ये लिया था भाग किसकी वजह से? अंग्रेजों की वजह से। अंग्रेजों ने हमारे साथ ये कहा था कि अगर हम प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेते हैं, अगर हम जीत जाते हैं, मतलब अंग्रेज लोग कहा था कि अगर हम जीत जाएंगे तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे, लेकिन वो छोटा सब भारत को आज़ाद नहीं किया, ठीक है। और 1914 में भारत ने अंग्रेजों का साथ भी दिया, ठीक है। और 1915 में हमारे हीरो का एंट्री होता है। 1915 में 9 जनवरी के दिन गांधी जी का। और गांधी जी के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती है, आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो मेरे पास संसाधन है मैं उसी से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। मैं लगातार अब ये वीडियो डालने का प्रयास करूंगा। इसे बहुत जल्द से जल्द मैं आपको कंप्लीट करूंगा। आपको नोट्स लेना है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको नोट्स दे दूँगा। कोई पैसा नहीं लगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। जय हिंद।